हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 के हिस्ट्री का वीडियो डाल रहे हैं और हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करे थे और चैप्टर 2 में हम बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 2 का, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। और यदि आपने इससे पहले बार इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में जैसा कि हमको बताया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर कहता है 240 शब्दों में देने के लिए और इसी के आसपास हम शब्द में देंगे। और यहाँ 5 क्वेश्चन जैसा कि देख लें और इन 5 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते 1 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1 नंबर प्रश्न कहता है लूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करिए। जो लूसी क्रांति हुआ था उसके क्या क्या कारण थे, उसका कारण हमें बताना है। यहाँ लिखेंगे उत्तर में, लूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। लूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित जो नीचे लिखा गया है वो कारण थे। इसमें पहला कारण है जार की निरंकुशता। क्या है? जाल की निरंकुशता एवं अयोग शासन। जाल पूरा निरंकुश था, अयोग मतलब जनता के योग शासन नहीं कर रहा था। और इसमें लिखेंगे रूस में जाल निकोलस द्वितीय पूर्णतः निरंकुश था, पूरा निरंकुश था, उसमें कोई अंकुश ही नहीं था। वह जनता की भलाई नहीं सोचता था एवं अपने इच्छा अनुसार काम करता था। वह जनता का कोई भी भलाई नहीं चाहता था और अपने अनुसार काम करता था। जैसे मान लीजिए तानाशाही, वह अपना जो चाहेगा वो करेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या नहीं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों मतलब जो मजदूर है, किसान है, उनकी स्थिति दयनीय थी। जैसा कि बताते कि मजदूर को काम के लिए ज़्यादा समय दिया जाता था और रुपया कम दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे रूस में अधिकांश किसान थे, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि ये पुराने तरीके से खेती करते थे तथा इनके ऊपर करों का भी बोझ था। और इसके साथ साथ आप मजदूर के बारे में भी लिख सकते हैं कि उनसे काम की घंटा ज़्यादा लिया जाता था और रुपया कम दिया जाता था। और तीसरा पॉइंट करेंगे औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण मतलब जैसा कि 5 नंबर चैप्टर है उसमें औद्योगिकरण के बारे में विस्तार में समझा। यहाँ थोड़ा समझिए कि उद्योग का निर्माण करना। उद्योग जैसे कोई भी, जैसे हम हाथ से कोई सामान बनाते हैं उससे हाथ से ना बनाकर उद्योग में बनाना। इसमें इतना ही समझिए, 5वें चैप्टर में विस्तार से बताएंगे। रूस में कुछ क्षेत्र में ही उद्योग था तथा राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, जिससे सामान ज़्यादा आयात होता था। था कि रूस में बहुत कम उद्योग थे और वहाँ पूंजी का अभाव था, जिससे लोग उद्योग नहीं खोल सकते थे। इसीलिए बहुत सारा सामान हमें आयात मतलब दूसरे देश से खरीदना पड़ता था। अब यहाँ देखते हैं चौथा पॉइंट लूसीकरण की नीति। लूसीकरण के बारे में बताया था कि ये लघुत्तरीय प्रश्न में था लूसीकरण। देखेंगे रूस में अनेक जाति, धर्म, भाषा आदि के लोग रहते थे। यहाँ का जार यानी वहाँ का लाजार अपनी नीति में सिर्फ एक धर्म, जाति, भाषा को मानने को कहा। वहाँ जो लाजार था वो कहता था एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होना चाहिए, कोई 2 जाति नहीं, सिर्फ एक जाति होना चाहिए, मानने को कहा, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। यह भी एक कारण था लूसी क्रांति होने का। 5वां और सबसे लास्ट कारण होगा, यहाँ आपकी किताब में बहुत कारण दिया गया, यहाँ हम 5 लिख दिए क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर ये आसानी से दे देगा। नहीं 4 नंबर दे देगा क्योंकि ये एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। विदेशी घटना का प्रभाव, विदेश में जो घटना था जिससे खूनी लड़ाई हुआ था वो विदेशी घटना का प्रभाव। लूसी क्रांति में विदेशी घटना का भूमिका महत्वपूर्ण रहा। सर्वप्रथम 1854-56 युद्ध में रूस की हार हो गई तथा 1904-05 युद्ध में रूस की भी हार हो गई, जिससे खूनी लड़ाई हुआ था 1905 में, जो हम बताए थे अतिलोक प्रश्न में। यहाँ आप देखें कि यहाँ हम 5 कारण बताए और ये 5 कारण मुख्य था। सबसे पहला कारण बताया जाल की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, दूसरा कृषकों की दयनीय स्थिति, और उसके बाद बताए थे औद्योगिकरण की समस्या, और उसके बाद दूसरीकरण की नीति, और उसके बाद सबसे लास्ट बताए थे विदेशी घटना का प्रभाव। ये 5 कारण को आप याद कर लेंगे तो आपको 4 नंबर मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसे आप याद कर लीजिएगा लिख के। यहाँ हम सबको मिटा देते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न क्या कहता है? दोनों प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति क्या थी? नई आर्थिक नीति जो लेनिन लाया था 1921 ईस्वी में, वो क्या था? देखेंगे लेनिन के द्वारा 1921 में नई आर्थिक नीति लाया की घोषणा की गई थी, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों
कि कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। अब यही क्वेश्चन एक था लघुत्तरीय में कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, यह कैसे, यह भी उसमें बताते कैसे था। और यहाँ देंगे, उसी को देंगे लिख कि ये मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था वगैरह लिखेंगे। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी, जो नीचे लिखे वह प्रमुख बातें थी। इनमें पहला क्या था, किसान से अनाज लेने पर निश्चित कर लगाएगा। मतलब पहले किसान पर कोई निश्चित कर ही नहीं था कि भी हम चाहेंगे तो 20 किलो ले लेंगे, हम चाहेंगे तो 1 मन ले लेंगे, इसमें कोई। लेकिन जब नई आर्थिक नीति बना तो उसमें एक फिक्स कर दिया गया एक कि इतना ही लेंगे। जमीन राज्य की है फिर भी व्यवहार में किसान का होगा। मतलब जो जमीन था वहाँ का सभी लूज का वो सभी राज्य का था, लेकिन फिर भी व्यवहार यानी कम करने के लिए किसान का ही था। अब तीसरा है 20 से कम कर्मचारी रहने पर भी उद्योग चलेगा, उद्योग व्यक्तिगत रूप से चलेगा। पहले अगर 20 से कम कर्मचारी को उद्योग में रहता था वो व्यक्तिगत रूप से नहीं चलता, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति के हाथ में, निजी जिसे कहते हैं। लेकिन जब 20 आदमी से भी कम रहेगा तो उद्योग चलेगा। अब नीति जब नया आर्थिक नीति रहा था, उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण मतलब एक जगह पर केंद्रीकरण कर दिया। अगर विकेंद्रीकरण के बारे में आप सिविक्स में अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ जितना बताया उतना याद रखेगा, मतलब एक करना सभी को। पश्चिमा विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, विदेश की जो पूंजी थी उसे सीमित कर दिया गया। छठा, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए जिससे कि लोग बचत करेंगे। विभिन्न स्तर पर, बहुत स्तर पर, लार्ज स्तर, ग्राम स्तर, बहुत स्तर होता। अब सातवां है जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। जीवन बीमा जिसे पॉलिसी कहते हैं, अभी भी कराते होंगे, उसको राजकीय मतलब राज्य के आधार पर शुरू किया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए गए जो आपकी किताब में दिया गया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये हम प्रमुख लिख दिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या था। ठीक ऐसे ही तो ये क्वेश्चन जो है नई आर्थिक नीति क्या, ये एग्जाम में नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन तब पर भी किताब में दिया गया तो हम पढ़ा दिए, इसमें कौन सा दिक्कत है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करिए। उसमें पहला प्रश्न में था रूसी क्रांति के कारण क्या थे, अब यहाँ कहता है प्रभाव। लिखेंगे रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, रूसी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई थी। जैसा कि बताया कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग जो सभी जगह से, जिसमें कृषक मजदूर आते होंगे, छोटे मोटे लोग आते हैं और गरीब लोग आते हैं, उनका पहले कोई हक नहीं था। लेकिन जब रूसी क्रांति हुआ तो उसके बाद उनका भी रूस में सत्ता स्थापित हो गया। दूसरा प्रश्न कहते हैं, इस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों साम्यवादी विश्व तथा पूंजीवादी विश्व में विभाजित हो। ताकि इस क्रांति के बाद जो था, रूसी क्रांति के बाद विश्व जो था, पूरा विश्व वो दो विचारधारा में बट गया। पहला साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी में बट गया। तथा यूरोप भी दो भाग में बट गया। कौन कौन, एक पूर्वी यूरोप, एक पश्चिमी यूरोप। ठीक, इस क्रांति के बाद। तीसरा है, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन। लेकिन जब रूसी क्रांति हुआ था वहाँ के लोग प्रोत्साहित हुए। वहाँ देखे कि जब ये अपने आप खुद निर्भर हो सकता है तो हम भी निर्भर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी एशिया और अफ्रीका के भी कुछ देश ने उपनिवेश मुक्ति हुआ, मतलब उपनिवेश मतलब उनके ऊपर जो शासन कर रहा था उससे वो मुक्ति कर लिए, वो भी क्रांति करके। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन मॉडल आया। रूसी क्रांति हुआ तो उसके बाद आर्थिक आयोजन यानी कुछ रुपया पैसा का भी मतलब जैसे कहते हैं देश के बचत के बारे में, नया सोचने के बारे में कुछ मॉडल आया। यही था 4 प्रभाव। और इसके अलावा भी बहुत होगा, लेकिन आप इतना ही याद धरिएगा क्योंकि ये 4 लिख दिए तो 4 नंबर दे देगा आसानी से, और इस तरह से लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 3 प्रश्न तक हो गया। अब इसके बाद 2 प्रश्न बचा है। और यदि आपको वीडियो समझ आ रहा है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के अनेक वीडियो मिलते रहे। चौथा प्रश्न कहता है, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जीवन और उसका सिद्धांत क्या क्या था, इसका वर्णन करना है। लिखेंगे क्या, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के लायन प्रांत में हुआ था। कि कार्ल मार्क्स का जन्म, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के कहाँ हुआ था, लायन प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स। क्या पेशे से वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से आरंभिक शिक्षा ग्रहण की तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1936 में बर्लिन गए थे। कहते हैं कि
जो कार्ल मार्क्स थे वो बोन विश्वविद्यालय से प्रारंभिक यानी जो बचपन का शिक्षा होता है क्लास 5 तक वो ग्रहण किए थे बोन विश्वविद्यालय से, तथा उच्च शिक्षा यानी उच्च स्तर का शिक्षा पाने के लिए वो 1836 में बर्लिन चले गए थे। ये शायद जर्मनी की राजधानी, इसके बारे में बताए थे हम। सन 1843 में उन्होंने जेनी से विवाह कर लिया। 1843 में उनकी जेनी से शादी हो गई। 1844 में कार्ल मार्क्स का मुलाकात एंगेल्स से हुआ था। 1844 में कार्ल मार्क्स का मुलाकात किससे हुआ था? एंगेल्स से। कार्ल मार्क्स तथा एंगेल्स मिलकर 1847 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1847 में। तथा 1867 में कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना की। उन्होंने अकेले ही 1867 में दास कैपिटल की रचना की, जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा, समाजवादियों का बाइबल कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। इससे जो जितना इतना हम बताएगा, इतना आप याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर फिक्स है, क्योंकि हर साल कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया कार्ल मार्क्स का जीवनी। अब कार्ल मार्क्स का सिद्धांत देखते हैं। कार्ल मार्क्स का 5 सिद्धांत था। कौन कौन? पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा मूल्य एवं आंतरिक मूल्य की सिद्धांत, पांचवा राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ये 5 सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, और ऊपर हम जीवनी बता दिए। और ये क्वेश्चन पूछता था कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत को बताएं, हम बता दिए। अब देखते हैं प्रश्न क्या करता है? ताकि यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। हम बताते हैं कि यूटोपियन समाजवादी किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स के पहले वाले समाजवादियों को क्या कहते हैं? यूटोपियन समाजवादी, जिसे स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहते हैं। और क्या यूटोपियन समाजवादी के विचार नीचे लिखे गए, यानी निम्न है। ये लिखने से क्वेश्चन ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, मतलब आपको एग्जाम में पूरा नंबर देगा जब आप ये लिखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है इसका आंसर। प्रश्न प्रथम स्वप्नदर्शी सेंट साइमन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम स्वप्नदर्शी कौन था? सेंट साइमन का कहना था कि सेंट साइमन का क्या कहना था कि समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब कि जो समाज को निर्धन वर्ग के लिए काम करना चाहिए, उसके उत्थान के लिए। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। कहता है कि जिसके पास जितनी क्षमता है और जो जितना काम कर सकता है उतना ही उसे आय दिया जाए, उतना ही उसे काम दिया जाए। दूसरा क्या है? दूसरा यूटोपियन विचारक कौन थे? चार्ल्स फैलियर का मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। इनका मानना था कि श्रमिक जो है उनको छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। तीसरा लुई ब्ला, एकमात्र राजनीति में हिस्सा लिए। लुई ब्ला जो थे अकेले ही, मतलब एकमात्र ऐसे थे यूरोपीय समाजवादी जो राजनीति में हिस्सा लिए, जिसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक, ताकि यदि आर्थिक सुधार को अच्छा बनाना है, उसे प्रभावकारी बनाना है, तो उसके सबसे पहले राजनीतिक सुधार को ठीक करना पड़ेगा। चौथा सबसे लास्ट, इसके अलावा भी किताब में दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। कि रॉबर्ट ओमन ने बताया था कि संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक, ये जो रॉबर्ट ओमन थे ये इंग्लैंड के निवासी थे। ये एक आदर्श कारखाना का निर्माण किया। इन्होंने बताया था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। और ये जो चारों थे ये ही मुख्य थे यूरोपीय समाजवादी। और जो क्या कहे थे इनके बारे में बताए थे कि सबसे पहले हम बताए थे सेंट साइमन, उसके बाद चार्ल्स फैलियर, उसके बाद लुई ब्ला और उसके बाद रॉबर्ट ओमन। और यहीं पर आपका ख़त्म हो जाता है जो था 5 प्रश्न, 1 से 5 तक प्रश्न, 1 से 5 प्रश्न बता दिए थे। और इसके पहले बार आप सभी वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और धन्यवाद, आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया। पूरा वीडियो को देखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।